हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, उसी को डिस्कस करेंगे, पीजीटी हिस्ट्री। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा मैडम लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसको थोड़ा डिस्कस करा दो, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हमें हाई लग रहा है। वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, कहाँ से उसमें से मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा ऐड किया गया है। तो वही हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। इतना तो मुश्किल नहीं है, पर हाँ, लास्ट के जो भी एग्जाम हुए थे उनसे थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न में से किससे मेनर व्यवस्था का संबंध था। मेनर एक वर्ड है और आपसे पूछा गया चार ऑप्शन में कि मेनर का संबंध इनमें से किससे है। तो जिसने पढ़ा है तुरंत से याद आ ही गया होगा कि सामंतवाद से। ठीक है, सामंतवाद से मेनर व्यवस्था का संबंध है। मेनर क्या था, वैसे नॉर्मल हम देखें तो मेनर एक तरह से जो सामंतवाद लोग थे। सामंतवाद कौन होते, जिनके पास राजा की दी गई बहुत सारी भूमि होती थी, जिन पर क्या होता उनकी अपनी सेना होती थी, और उनको काम कराने के लिए अन्य मजदूर और कृषक रखने होते थे, और अपने अंडर में एक उप सामंत भी वो रखते थे। तो एक पूरी व्यवस्था जो होती थी उनकी, यहाँ पे काम करना, उनके लिए शराब वगैरह बनाना, कृषि करना कृषकों के द्वारा। उनकी जो पत्नी होती थी वो क्या करती, लकड़ी इकट्ठा करते थे, शराब बनाते थे, उनके लिए बहुत सारे घर के कार्य करते थे। वो पूरी जो व्यवस्था होती थी वो मेनर व्यवस्था होती थी। पर एक पर्टिकुलर मेनर वर्ड जो है उनके घरों के लिए भी यूज होता है। अभी उनके घरों को मेनर कहा जाता था, जिसमें उनके सारे काम आते हैं। उनके घर, उनके आसपास की जमीनें, उनके उन पर जो भी उनकी फैसिलिटी होती है वो सब मेनर के अंदर ही आती है। तो ये मेनर का जो शब्द का अर्थ होता है, ये सामंतवाद से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। दूसरा, आपको पता है वाणिज्यवाद तो नहीं है मेनर से रिलेटेड, क्योंकि वाणिज्यवाद क्या होता है, एक डेफिनेशन इसकी क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो हमारे पक्ष में रहे। ठीक है। और जितना भी हम व्यापार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तैयार माल बाहर विदेशों में जाए, या फिर क्या होता है बाहर से कच्चा माल ज्यादा यहाँ पे आए। ये एक तरह से वाणिज्यवाद के अंदर होता है। ठीक है। और इसके लिए हमें चाहे राजनीतिक युद्ध भी क्यों ना करना पड़े, कि अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने मार्गों पर क्या एक तरह से अधिकार करने के लिए, मतलब ये हमारे लिए किसी का भी वाणिज्यवाद ये परिभाषा या डेफिनेशन देता है। छापा खाना आपको पता है, नगरीकरण क्या होता है, नगरों का विकास। तो मेनर का जो संबंध है वो किससे है, सामंतवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको तीन ऑप्शन दिए, आपको ये सीरीज में लगाना है और ये क्वेश्चन क्या है ये देखना है। सैडलर आयोग, हार्टोंग आयोग, सार्जेंट आयोग। ठीक है। इसमें से क्या है भाई, ये सैडलर है, ये आता है कब, 1917 में। हार्टोंग वाला जो आता है ये आता है 1929 में। और ये सार्जेंट वाला है जो आता है 1944 में। ये क्या था, ये एक तरह से एजुकेशन जो पॉलिसी आती है, शिक्षा से रिलेटेड होती है, स्वतंत्रता से पहले जो आई थी, उनसे आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इनके अंदर क्या मैटर था, क्या क्या कुछ बताया गया था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं हंटर कमीशन, हंटर आयोग, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है। जैसे सैडलर आयोग, इसमें क्या था भाई, इसमें जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे, जो कॉलेज थे, उन पर बहुत ज्यादा सरकार का नियंत्रण कर दिया गया था। किसके समय में, कर्जन के समय में। कर्जन के समय में जो रेलवे आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, उसमें क्या किया गया था कि जो बहुत सारे जो कॉलेज है वो सरकार के अधीन हो गए थे, मतलब ज्यादा नियंत्रण सरकार का हो गया था। तो सैडलर आयोग जो आया था उसमें मेन जो बातें थी, वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी होती है, मेन जो बात ये थी कि कोई भी जो आयोग है या कोई भी विश्वविद्यालय है वो ज्यादा सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। वो फ्रीडम अपने काम को करे, फ्रीली अपने काम को देखे। एजुकेशन ज्यादा किसी की भिचाभिची में नहीं चलेगी। तो ये इसमें विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता के लिए आया था। हार्टोंग आयोग है। ठीक है। ये किसके टाइम में आता है, हार्टोंग। ये सैडलर कौन था भाई, सैडलर ये उपकुलपति था, लीड्स विश्वविद्यालय का उपकुलपति था। और ये 1929 में आता है हार्टोंग आयोग। ठीक है। हार्टोंग आयोग ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही, इसमें सारी बातें थी क्या कुछ इसमें करना है। ये स्पेशल इस चीज पे जोर दे रहा था, ये वाला हार्टोंग वाला। किसके टाइम में, इरविन के समय में, कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की, गुणवत्ता है, उसको पहचाने जाए। ठीक है। अगर बहुत सारी भीड़ जो होती है, बहुत सारी भीड़ में हम ना क्वालिटी को नहीं पहचान पाते। जैसे एक कोई जॉब है, अब बहुत सारे बच्चे उसमें चले जाते हैं। ठीक है। पढ़ा सबने है,
टैलेंट सबके अंदर था, पर है ना उन भीड़ में से बस कुछ ही लोगों को लेना है, वही ऊपर ऊपर वाले बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो उनके अंदर भी थी, पर वो एक तरह से भीड़ की वजह से रह जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो जिसके अंदर जो टैलेंट है ना, जिसके अंदर जो भी टैलेंट है वो क्या करना चाहिए, उसको बाहर निकालो, जिस भी स्किल में जाना उसको जाने दो, ठीक है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज की आप सीध बांध लो भी, हम तो इसी के लिए जाना है। तो हाई स्कूल की जो शिक्षा आप प्राप्त कर ले, उसके बाद उसके अंदर जो भी टैलेंट बेस्ट है उसको उस फील्ड में भेज दिया जाए। सार्जेंट आयोग क्या था कि सार्जेंट आयोग में था, इससे बीच में एक 1937 का वर्धा भी आता है। वर्धा, वर्धा जो समिति आयोग आता है वो जो गांधी जी के समय में आता है, वर्धा। इसमें भाई आपको एजुकेशन के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। और सार्जेंट आयोग में भी 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। तो आपको सीरीज में पूछा गया है तो ABC वाला ये ऑप्शन राइट आपका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी पेरू के ईका लोगों की भाषा थी। पेरू के ईका लोग 11th की एनसीईआरटी में ये टॉपिक, अभी न्यू एनसीईआरटी में से टॉपिक हटा दिया गया सिलेबस से, पर ये पुरानी एनसीईआरटी का टॉपिक है, फिर भी आपसे पूछा गया है। ये क्या था आपका कि पेरू और ईका के लोगों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, क्वेचुआ थी। जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को तो सब पता चल जाता है क्या उनकी भाषा थी, क्या उनका रहन सहन था, क्या कुछ था, ठीक है। निम्न में से किसे 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी। नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, ठीक है। तो भाई ये क्या था, एक षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। षड्यंत्र क्या था कि लॉर्ड हार्डिंग जो बने थे भारत के वायसराय, उस पर बम डालना था और उसको मारना था, ठीक है। उस पर बम गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था, और जिसका पूरा जो एक प्रोसेस तैयार किया था वो रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है। उनके साथ और कौन थे, अमित चंद भी था, ठीक है, अमित चंद। ये अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमित चंद, बसंत कुमार, इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद बलराज जो था वो था, उसके बाद इसके साथ दीनानाथ भी था, दीनानाथ, एक हनुमंत सहाय, हनुमंत सहाय, इनको निर्वासित कर दिया गया था। तो ये पूरा एक प्रोसीजर तैयार होता है हार्डिंग पर बम गिराने के लिए, हालांकि उस पर बम नहीं गिराया गया था, बम किसी और पर गिर गया था। पर इसके लिए तो जो सजा तो सुना ही गई थी भी, इतना आपने इतनी हिम्मत कैसे की हमें मारने की। तो इनको पूरे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। राज बिहारी घोष तो जापान चले गए थे, सिंदर सन्याल भी कहीं ना कहीं इस चीज में उनका भी इनरोल रहा था। पर बच जो गए थे वो, मतलब जो फंस गए थे वो थे अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमित चंद, बसंत कुमार, इनको फांसी दे दी गई थी। बलराज, दीनानाथ और हनुमंत सहाय, इनको निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। इन पे थोड़ा रहम खा लिया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, निम्न में से किस अवध के नवाब ने संधि करके बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। आपका माइंड सीधा क्वेश्चन किस पे जा रहा होगा, ठीक है, मतलब किस आंसर पे आपका जो दिमाग है वो जा रहा होगा। आपका जो सीधा दिमाग है वो गया होगा सुजाउदौला पर, ठीक है। क्योंकि जब बनारस की जो संधि होती है या बनारस से रिलेटेड बात होती है, सुजाउदौला उस वक्त था, ठीक है। पर ये यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता मतलब एक तरह से अधिकार में लेना, वो किस संधि में हुआ था। तो वो आसफुद्दौला के साथ हुआ था, फैजाबाद की संधि में, ठीक है। ये फैजाबाद की संधि हुई थी। फैजाबाद की संधि होती 1775 में, और जो बनारस की संधि होती है वो सुजाउदौला के साथ होती है, बनारस की वो होती है 1773 में। इलाहाबाद की संधि वो आपको पता ही है 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, जो सर्वोच्चता का रोल आता है वो फैजाबाद की संधि में आता है, आसफुद्दौला। ये चारों के चारों जो नवाब रहे हैं ये कहाँ के थे, ये अवध के रहे थे, ठीक है, ये अवध के नवाब रहे थे। और इनमें क्या हुआ था, सुजाउदौला, आसफुद्दौला, शहादत खान इसके बाद आता है। फिर वाजिद अली के काल में तो जो है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो ये वाला राइट आंसर जाएगा आपका आसफुद्दौला। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस देश के साथ 1946 से 1954 के मध्य वियतनाम ने संघर्ष किया था, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा आपका, फ्रांस। फ्रांस आपका रहेगा, ये भी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, आप थोड़ा देखिए इसको। 1891 के संपत्ति आयु अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख के बताइए क्या है इसका
तो आपका ये जो वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1891 का संपत्ति अधिनियम है, ये क्या था? कन्याओं के विवाह के लिए जो आयु थी वो निर्धारित की जा रही थी, ठीक है। कन्याओं के विवाह के लिए आयु निर्धारित, भाई 14 वर्ष, कोई कह रहा 12 वर्ष, कोई कह रहा आपके 10 वर्ष। तो सबके अपने अलग अलग अधिनियम आ रहे थे। ये जो 1891 का अधिनियम है ये कौन लेके आया था? बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी, ठीक है। बाद में जो है इसका विरोध भी किया गया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इस वाले अधिनियम का विरोध भी किया था। इसमें कहा गया था कि लड़कियों की आयु कम से कम 12 वर्ष तो देखो होनी ही चाहिए, ठीक है। और इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड लेस्डाउन। ये पूछ लेते हैं कई बार कि किसके काल में आया था? लॉर्ड लेस्डाउन के काल में। वैसे ये जो प्रोसीजर है ना बहुत पहले से शुरू हो गया था, मतलब जो ये अधिनियम आने लगे थे, अपनी जो सुधार आंदोलन शुरू हुए थे वो बहुत पहले से आने लगे थे। सबसे पहले 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या कहा था कि आयु को 14 वर्ष रखो, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष, इन्होंने 10 वर्ष बोला था। उसके बाद 1872 में केशव चंद्र सेन, इसको ब्रह्म नेटिव एक्ट भी कहते हैं, जो 1872 में आया था उसको ब्रह्म नेटिव एक्ट भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था आयु को आप कितनी वर्ष रखो? 14 वर्ष रखो। बाद में ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ही बेटी का विवाह 12 से 13 वर्ष की आयु में कर दिया था, फिर इन पर इस चीज पे लिए काफी क्वेश्चन उठे थे। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका आता है 1891 में, ठीक है। इसमें आयु 12 वर्ष थी। एक 1829 में भी आता है जो उसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बिलास के द्वारा लाया जाता है, शारदा एक्ट भी बोला जाता है। इसमें कौन था इस टाइम पे? इरविंग था। इसमें कौन था? लेस डाउन था। यहाँ पे कौन था? कैनिंग था। तो ये ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के द्वारा बाल विवाह या मतलब आयु को निर्धारित करने के लिए अधिनियम लाए गए थे। कुछ के चले थे, कुछ के नहीं चले थे। तो ये नियम आते ही जा रहे थे। बाद में ये आयु 18 वर्ष से डिसाइड होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 वर्ष रहेगा। ये पूरा आपको ना पूरा इसके बारे में पूरा पढ़ना होता है, स्टार्टिंग से 1860 में किसने, फिर 72 में किसने, उसके बाद जो है इसको 91 में कौन लाया, 1929 में कौन लाया, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये बंद किया गया। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका 1930 में प्रस्तुत हाइडेंस, ये एक समिति थी, जांच समिति, हाइड सेंस जांच समिति। ये पूछ रही कि किस उद्योग से संबंधित है? तो ये आपके चमड़ा उद्योग से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका आंसर इसमें आएगा चमड़ा उद्योग, क्योंकि बहुत सारी जांच समिति आई थी, जैसे हालैंड जांच समिति थी, उद्योगों से समिति रिलेटेड थी, अमीनी थी, वो टैक्स से रिलेटेड थी। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जांच समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर ये, निम्न में से किसने चीन में नीली कुर्ती दल का गठन किया था? होता च्यांग काई शेक। च्यांग काई शेक, भाई जिसका भी ऐसे तो सारे ही गलत लगा रखे ऑप्शंस। च्यांग काई शेक था ये, ठीक है। तो च्यांग काई शेक, इसमें आप जब चीन और जापान पढ़ते हो 11th की एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, आप उसमें से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी आप किसी भी बुक से वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक, जापान और चीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें जो नीली कुर्ती दल का जो मेंबर था वो जो मेन गठन किया था वो था च्यांग काइसेक। ये चीन में बहुत सारी जो है संस्थाएं बनेंगी, इसमें वो एक तरह से गठन होंगे बहुत सारी संस्थाओं के, उनके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं किसने बनाई, जैसे माओ सेतुंग है, सन्यास सेन है, ये सब किसके है? चीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1897 ईस्वी में वेल्बी आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? वेल्बी आयोग, क्वेश्चन को पढ़ना, आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। बात प्रतिवेदन की, आपसे ये नहीं पूछा गया कि धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था या धन के निष्कासन पर बात की थी। सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किसने किया था। अगर प्रतिवेदन की बात आती है तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगर धन निष्कासन की बात आती तो आपके दादा भाई नौरोजी आते। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा।
निम्न में से किसने बताया था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में वो फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, नेट का भी एचटेट में भी आने लगा। ठीक है, तो ये तो एक तरह से इनका हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन है और इनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि हिस्टोग्राफी का लगा लीजिए या फिर आप इतिहास का इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास के बारे में डेफिनेशंस, वहां से भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो विचारों का आइडिया जहाँ पे आ रहे हैं ना, हिस्ट्री को जो आइडिया के बिहाफ पे जान रहा है, बता रहा है, ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ठीक है, कि पूरी हिस्ट्री हमारे विचारों पर, आइडियाज पर है। तो आइडिया वाला वर्ड याद आते ही आपको याद आ जाएगा कॉलिंग, ठीक है, कि हमें एक आइडिया आया, हम उसको कॉल करते हैं, ऐसे करके याद रखा, हमें एक आइडिया आया, हम उसको कॉल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कौन था? कॉलिंग वुड था, कहीं ना कहीं नहीं, ये कॉलिंग वुड ही था। उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे कुछ भी पूछ ले, एक्टन के बारे में पूछ ले, ऑक्सफोर्ड के बारे में पूछ ले, इनकी भी अपनी अपनी जो है डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा था? इसने कहा था जो तथ्य है, ठीक है, जो आपका अतीत गया ना, वो तथ्य के इतिहास पर आधारित है, और जो व्याख्या है वो वर्तमान की है, ठीक है। इसने कहा था तथ्य अतीत है, व्याख्या वर्तमान है। ये किसकी थी? ऑक्सफोर्ड की। एक्टन क्या कह रहा है? एक्टन कह रहा है कि जो इतिहास है वो मानवीय स्वतंत्रता के विकास को उजागर करता है। इतिहास जो है, जो मनुष्य है उसकी जो फ्रीडम है उसको उजागर करता है। तो इतिहास मानवीय स्वतंत्रता को उजागर करता है, ये एक्टन ने कहा। तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे 1857 के विद्रोह में जीनत महल का संबंध है? आगे भी क्या है भाई? 1857 के विद्रोह में जीनत महल का संबंध था। जीनत महल, अब देखो, मैंने आपको बताया था जब सिलेबस समझाया था कि 1857 में से क्या पूछा जाता है, किसका कहाँ से संबंध है, किसने कहाँ से क्रांति शुरू की है, या फिर उसके बाद किस टाइम किस दिन क्रांति होती है और उस क्रांति को किसके द्वारा दबाया जाता है। और फिर एक बुक पूछी जाती है कि जब क्रांति खत्म हो गई थी, बहुत सारी बुक और स्टेटमेंट जो पूछी गई है, बताई गई है, वो आपको पढ़नी होती है। हरियाणा में कहाँ क्रांति होती है, ये भी पूछी जाती है, किसके द्वारा की गई, किस दिन की गई, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना। तो ये जीनत महल का संबंध दिल्ली से, कि बहादुर शाह जफर की पत्नी है, और बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? दिल्ली से उन्होंने क्रांति शुरू की थी, ठीक है। लखनऊ में कौन थी? हजरत महल, बेगम हजरत महल जो लखनऊ में थी, ये बेगम हजरत महल, ठीक है। ये अपने जो बेटा था ना बिरजिस कादिर, उसकी संरक्षिका बनी थी और यहाँ से इसने क्रांति की थी। कानपुर में तात्या टोपे रहे हैं, ठीक है। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो काफी फेमस रहे हैं, उन्होंने काफी नाक में दम किया था अंग्रेजों की। ये आपका राइट आंसर जीनत महल जाएगा, सो ये जाएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, सिंपल क्वेश्चन, अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से, ये इसका है यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो एक पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में होती है, किसके द्वारा होती है? अंबेडकर के द्वारा। और कहाँ पे हुई थी? ये बम्बई में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा ही अंबेडकर के बारे में, इनकी जो सभा है, समिति है, इन्होंने जो भी ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास मिशन बनाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे आपको याद रखने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून संबंधित? सूर्यास्त क्या का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त मतलब सूर्य के अस्त, ठीक है, होने से पहले हमें हमारा टैक्स मिल जाना चाहिए। तो ये किसके अंदर कहा गया था? ये स्थायी बंदोबस्त के जमींदारों को कहा गया कि जब भी जिस दिन जो भी टाइम डेट फिक्स हुई है, जिस दिन की भी, आपको क्या करना है, उसके सूर्यास्त से पहले हमारा टैक्स हम तक पहुंचा दीजिए, अदरवाइज आपसे आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ठीक है। ये स्थायी बंदोबस्त है। महलवाड़ी में आपको पता ही है कि पूरी जमीन एक तरह से ग्राम ग्रुप को दे दी जाती थी, इसको महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। एक तरह से एक लंबरदार होता था, सबसे मतलब जो है टैक्स ले लेता था और फिर वहां तक पहुंचाता था। रेतवाड़ी जो होती थी, जो जमीन है, वो किसानों के पास होती थी। इजारा बंदोबस्त इसे स्थायी बंदोबस्त से पहले सी प्रक्रिया को इजारा कहते थे। इजारा एक तरह से ठेका ही होता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने डॉन क्विक जाट की रचना की है? ठीक है, आपसे एक बुक का नाम पूछा है, आपको बताना है कि इसकी रचना किसने की है। तो इसकी जो रचना है वो सर्वेंटीज ने की है।
ठीक है, सर्वेंटीज। वर्ल्ड हिस्ट्री का पुनर्जागरण टॉपिक है, जिसमें बुक को आपको बहुत पढ़नी है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका सर्वेंटीज। उसके बाद आपको मार्टिन लूथर को तो जानते ही हैं, मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्ट जो धर्म चलाया था, प्रोटेस्ट, ठीक है, कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट। कैथोलिक धर्म में जो बुराई आ गई थी, चर्च में जो बुराई आ गई थी, उसके अगेंस्ट, मतलब उसके खिलाफ इसने धर्म चलाया था, प्रोटेस्ट धर्म। ठीक है, ये ईसाइयों के लिए ही चलाया गया था। उसके बाद है दांते। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो बुक है डिवाइन कॉमेडी, काफी एक हास्य रिलेटेड बुक है। इसने उसमें पूरा हंसी की तरह चीजों को बताया है, व्यंग्य किया है लोगों पर, और मोनार किया है। चौसर, चौसर कौन था? इसको क्या कहते हैं, एक तरह से इसको हिंदी, सॉरी, अंग्रेजी का होमर कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का होमर इसी को कहा जाता है। अंग्रेजी पर इसने बहुत सारा कुछ लिखा है, अपना ज्ञान बुके। सर्वेंटीज जो है, इसने बुक लिखी है डॉन क्विजिट, स्पेन का था, और इसने स्पेन के एक सैनिक के साहस के बारे में जो जानकारी है, उसकी, उसने ये किया, उसने इतना अच्छा लड़ा, इतना कुछ उसने किया स्पेशल, तो वो सब इसने इस बुक में लिखा हुआ है। उसकी जो कहते हैं क्वालिटी इसने उसमें डाली है। मिस्र सभ्यता में सोथिक चक्र, ये मिस्र सभ्यता, ये सभ्यताएं हैं जो आपके सिलेबस में है। मिस्र है, यूनान है, रोम है, तो क्वेश्चन आएगा वहां से अगर आपके सिलेबस में है तो मिस्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सोथिक चक्र कितने वर्षों का था? तो ये सोथिक चक्र 1460 वर्ष का था। वहाँ जब सभ्यता हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो अब बहुत सारे टाइम आता है अलग अलग, इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये हुआ, तो सोथिक चक्र जो है वो 1460 वर्ष। निम्न में से किस शासक ने सोलिडस नामक सिक्का चलाया था? ये रोम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रोम में हम ये सारे शासक पढ़ते हैं, ऑगस्टस है, डायोक्लिसियन है, थियोडोसियस तृतीय है, कॉन्स्टेंटाइन है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन, सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्स्टेंटाइन। इसने क्या किया था? 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का जो सिक्का चलाया था, उसको सोलिडस कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसका जिज मोहम्मद शाही की रचना से संबंध है? किसने लिखी है, मतलब ये वाली जो बुक है ये किसने लिखी है? तो पढ़ने से ही आपको याद आ जाएगी, काफी मतलब बहुत फेमस सी बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये जो बुक है ये सवाई जयसिंह से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किसके नाम पर है? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर ये बुक है, जिच मोहम्मद शाही। और इन्होंने क्या किया था, जो सवाई उपाधि है ना, ये इसकी उपाधि है, ये औरंगजेब ने दी थी इसको। ये वाली जो है इसकी उपाधि है, ये किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, और एक जो मिर्जा की उपाधि भी थी इसकी, एक मिर्जा की उपाधि थी, वो किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। ठीक है, बाकी इसको बहुत सारी उपाधियां भी मिली हुई है, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा भी, राज धीराज, बहुत सारी इसके पास उपाधियां हैं। और ये जो सवाई जयसिंह था ना, इसने राजनीति में, समाज सुधारक में, और कानून में, और सबसे मेन है विज्ञान में इसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, इस पर भी इसने जो है कार्य किया था। और इसने जो है 5 वेधशालाएं, वैज्ञानिक 5 वेधशालाएं स्थापित कराई थी। इसमें सबसे जो बड़ी वेधशाला है वो जयपुर में है। उसके बाद दिल्ली में सबसे पहली वेधशाला, मतलब 5 थी, तो पांचों के नाम कई बार पूछ लेते हैं, एक बार देख लीजिए। कई बार ये पूछ कौन चार ऑप्शन आपको दे दी भी, कौन सी थी या कौन सी नहीं थी, बस जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इनकी थी दिल्ली, दिल्ली में तो सबसे पहली थी, जयपुर में सबसे बड़ी थी, और इनका था बनारस, मथुरा, जैन, ये तीन की 5 वेधशाला है। ठीक है, जंतर मंतर, सवाई जयसिंह के द्वारा। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना होता है। सवाई जयसिंह के द्वारा इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, ये खगोल शास्त्र पर आधारित बुक थी, घड़ी स्थापित कराई थी, जल घड़ी, इस तरह की। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार में वित्त विभाग सौंपा था? अब जब ये जापान चले गए थे तो वहां पे इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, आजादी फौज का पुनर्गठन किया था, और फिर अपनी एक समानांतर सरकार बनाई थी। सरकार में मतलब ये मेन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही थे, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे, उनमें अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था। जैसे जो ये रेजिमेंट बनाई थी बहुत सारी, तो उसी में पूछा गया है कि वित्त विभाग का कौन था? तो वित्त विभाग का आपका
H.C. चटर्जी था, ठीक है। और जैसे महिला विभाग से रिलेटेड थे वो स्वामीनाथन थे, तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इतिहास में जीवन गाथा पद्धति का प्रवर्तक है? ये क्या कह रहा है कि जो इतिहास की जीवन गाथा पद्धति है उसका प्रवर्तक कौन है, तो वो है आपका कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स, एच कार, इनसे रिलेटेड भी डेफिनेशन पूछी जाती है, मतलब बातें या बुक्स वगैरह। निम्न में से कौन सा इतिहास शिक्षण में प्रदर्शनात्मक सामग्री का, मतलब एक से आपको दिखती है वो चीजें, ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल्स, कौन सा आपका उद्दीपक, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपको एकदम से हाईलाइट करते हैं, जैसे हम चीजों को ऐसे हाईलाइट कर देंगे, या एक तरह से आपको कोई मैप दिखा देंगे, या एक तरह से कोई चार्ट पे लिखी हुई चीजें दिखा देंगे बना के, तो वो क्या होता है, एक तरह से आपके लिए एक प्रदर्शनात्मक सामग्री होती है जो आपको चीजों को हाईलाइट करती है, समझाती है। उसका आपको इसमें क्या हो सकता है, पाठ्य पुस्तक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक डेली रूटीन में आप बोर भी हो जाते हैं, पर उसमें जो बनी पिक्चर्स होती है अलग से लिखी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रदर्शनात्मक हो सकती है। श्यामपट, ये भी हो सकता है। प्रतिरूप, मॉडल, ये तो बिल्कुल हो सकता है। चित्र, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, तीनों तीनों हो सकते हैं। श्यामपट पे आपको कुछ भी बना के दिखा दिया, बट कहीं भी बी सी डी ऑप्शन नहीं है, तो आप फिर सी डी ऑप्शन के साथ जाओगे। मेनली जो आप जाना है वो आपको सी डी ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि ए नहीं आएगा, ए तो आएगा ही नहीं, और सी खाली भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्र भी है। उसके बाद तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा 4। नेक्स्ट है, ये पेडागोजी से रिलेटेड शायद एक ही क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पेडागोजी इतने हाई नहीं आते कि आपको वो नहीं आएगी, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज पर आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, हाँ ये हो सकता नहीं हो सकता। साइकोलॉजी तो आप इस पेपर के लिए ऑब्वियसली पढ़ते ही पढ़ते हो। पूछा गया भी, आप बताइए कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है, ये सारे आपको दिए गए और आपको ये बताना है कि कौन सा असंगत है। तो इसमें जो है तुमन, ये राइट है। 10,000 सैनिकों की इकाई, जो इनकी सेना थी वो एक तरह से दशमलव प्रणाली पर आधारित, सबसे बड़ी जो टुकड़ी थी उसको तुमन कहते थे, इसमें 10,000 सैनिक होते थे। और ये वाला नहीं, सेनापति को याम नहीं कहा गया था, तो ये रोंग है। क्रीताई परिषद, वहां एक परिषद होती थी, जब ये अपना पूरा एक बैठते थे, बात करते थे कि क्या करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, तो वो एक परिषद होती थी जिसको किरीताई परिषद कहते। और यास इनकी एक कानून विधि संहिता, जैसे हम कानून कहते हैं, जैसे हम मनुस्मृति है एक, उससे रिलेटेड बातें कानून से, तो यास इनकी एक विधि संहिता होती थी, उसके हिसाब से ये चीजें करते थे, कानून। तो राइट आंसर जो है इसका नहीं पूछा है, तो ये वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किससे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पूछ रहे हैं आपसे। और उद्देश्य प्रस्ताव कब था? जब संविधान बना था तो एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जो हमारे देश की भलाई के लिए हमें करनी थी। जैसे उन्होंने कहा था कि हम दूसरे देशों के संविधान से सिर्फ वो चीजें ही लेंगे जो यहाँ पे फिट बैठेंगी, यहाँ के लोगों के लिए वो अच्छी होंगी और उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। हम बुरी चीजों को दूसरे के संविधान से नहीं लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि चीजें आप किसी की कॉपी कैसे कर सकते हो? दूसरे अमेरिका का जो माहौल है, लोग है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो अलग है, वहाँ की चीजें आप यहाँ पे नहीं थोप सकते, यहाँ की चीजें वहाँ पे नहीं थोप सकते, पर जो चीज यहाँ सूट हो सकती है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा था सभी की चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सभी को जो जाति हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह मतलब अपना पूरा उद्देश्य प्रस्ताव में पूरा बड़ा एनसीईआरटी में एक पूरी चीजें लिखी हुई है के लिए स्पेशल। और भीमराव अंबेडकर हैं, केटी सा, जो राजेंद्र प्रसाद है, इनका तो संविधान में सबसे मेन रोल, ये प्रारूप ही ने तैयार किया था। राजेंद्र प्रसाद है जो स्थायी सदस्य बने थे। तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव है। भारत सरकार ने किस देश रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही की थी? तो ये ऑपरेशन पोलो नाम याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि ये हैदराबाद से रिलेटेड था, ठीक है। ये रियासत का कार्य आपको पता ही वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, और रियासत को कुछ को प्यार से, कुछ को
जबरदस्ती मना लिया गया था। पर कुछ रियासत जो बिल्कुल नहीं मान रही थी, इसमें स्पेशल उस्मान अली थे जो नहीं तैयार थे, तो इसके लिए ऑपरेशन मतलब सैनिक कार्रवाई की गई थी, तो वो था हैदराबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित नहीं है? एक शब्द पूछा गया है, और जब आप सभ्यता को पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जिगुरात मेसोपोटामिया में एक तरह से मंदिर टाइप होते थे, उच्च पहाड़ियों पर देवता के घर निवास स्थान ऐसे बोले जाते हैं। कीलाक्षर एक यूनिफॉर्म एक लिपि होती थी इनकी, जैसे यहाँ हड़प्पा में बेस्टोफेदन लिपि पड़ती है, तो वहां पे कीलाक्षर या यूनिफॉर्म लिपि थी। कैसी कि एक मिट्टी होती है, मिट्टी को चिकना करके बिल्कुल सॉफ्ट बना के, जैसे हम घरों में ये बनाते हैं ना, मिट्टी की कोई भी चीजें बनाते हैं ऐसे, और उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते थे, ऐसे पानी का हाथ लगा कर चिकना चिकना बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसको उस पर क्या होता था, एक नुकीली कलम जो होती थी, जैसे हम देखा होगा आप स्याही में डिप कर करके ऐसे, बचपन में बच्चे क्या करते थे, स्याही में कलम, और ऐसी कोई नुकीली उसको मिट्टी पर लिखते थे, नुकीली सरखंडे की बोलते थे उसको, कलम को मिट्टी पर उसे लिखा जाता था, और फिर उसको सुखाया जाता था, फिर पकाया जाता, जैसे ईंटों पे नहीं कुछ चीजें लिखी होती, तो वो पकी होती तो वो एज इट इज दिखती थी, ठीक है, और वो स्टे भी रहती थी। तो ये एक लिपि होती थी। और ये एमोराइट वहां का एक समूह था, और अखनाटक जो इसका संबंध है वो मिस्र से था, ठीक है, ये मिस्र से था। शुद्धा समूह, ये बहुत सारे समूह थे इनके अंदर, तो ये एक एमोराइट भी थे, एक जाति कबीले समूह। निम्न में से किसने यूनान में ऑस्ट्रेसिज्म, ये यूनान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ऑस्ट्रेसिज्म नियम का प्रारंभ किया था? ठीक है, सोलन, क्लिस्थेनीज, थेमेस्टिकुलिस, पेराक्लीज। सोलन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आप जो राइट आंसर है वो क्लेस्थेनीज होता है। ये ओस्टिसिज्म नियम होता क्या है? ओस्टिसिज्म नियम एक निर्वासित प्रणाली होती है। निर्वासित प्रणाली का मतलब आपको देश से निकाल देना, ठीक है। ये तानाशाही को कम करने के लिए, या लगातार जो उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा जो गद्दी पर बैठा हुआ है उस चीज को खत्म करने के लिए एक नई प्रणाली लाई गई थी, इसके द्वारा ऑस्ट्रेसिज्म होती है। कि आपको अगर किसी पर डाउट है, ठीक है, कि ये यहाँ पे ये अधिकारी है, ये राजा है, ये उसके लायक नहीं है, मतलब गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, या इस देश के लायक नहीं है, तो एक वोटिंग होगी 6 महीने बाद, ठीक है। आप सबको बुलाया, जैसे कोई गद्दी पर बैठ जाता है, 6 महीने बाद एक वोटिंग होती है कि आपको कौन ऐसा लग रहा है इस देश में, चाहे वो कोई अधिकारी भी हो, चाहे कोई देश का राजा भी हो, कि आपको लग रहा है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है या यहाँ के लायक नहीं है। 6,000 लोगों को इकट्ठा होना कंपलसरी था, वोटिंग में भी 6,000 लोग होंगे तभी चीजें होंगी, ऐसे नहीं होगा कि कुछ ही लोग आके बोल देंगे हाँ हमें ये गलत लग रहा, हमें ये गलत लग रहा है, ठीक है। उसमें फिर वो एक जो ठीकरा होता है, जैसे घड़ों के मटके के टाइप के पत्थर होते हैं, ठीकरे पर लिखा जाता था, ठीक है, जनता के द्वारा कि हाँ हमें ये पसंद नहीं और ये वजह है, कुछ भी बात है, और हाँ इसको निर्वासित कर दिया जाए। बहुमत हो जिसका ज्यादा होता था कि रखना है इसको या निकालना है, उसको निकाल दिया जाता था उसी हिसाब से। तो ये थी एक तरह से निर्वासन प्रणाली। तहजीब उल अखलाक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लिस्थनीज है। तहजीब उल अखलाक, ये जो है पत्रिका जो है, इसका प्रकाशन किसने किया था? बड़ी सुनी सुनाई पत्रिका है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री की, 1857 की क्रांति में भी आपने इसको पढ़ा है, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान की भी बुक है, तो इन बहुत सारी, तो इन्होंने ना क्या कहा था, सारी बुक्स लिखी थी, और इनमें से एक थी तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब से रिलेटेड थी, नैतिकता से। तो इसमें जो है इनकी बुक है ये सैर अहमद, इसकी बहुत सारी बुक है, जाम ए जाम, राजभक्त मुसलमान, राज भक्त मुसलमान, जाम ए जाम, ये भी इसकी बुक है, जाम ए जाम। एक है अवबाब ए बगावत, ठीक है, अवबाब ए बगावत भी इसी की बुक है। तो ये जो बुक रही है ये सर सैयद अहमद खां की है। नेक्स्ट है, जापान में मेजी संविधान कब लागू हुआ था? जापान में मेजी संविधान कब लागू हुआ था? 1889 में हुआ था। अब जब जापान को हम पढ़ते हैं ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि इसमें जो सुधार हुए थे, ठीक है, एजुकेशन में लेके, और संविधान बना था, उसके बाद रेले कृषि उद्योग हो, तो वो पूरा बहुत ही ज्यादा चेंज आया था जापान में। जब जापान एक पूरा उत्थान हो गया था इसका, ठीक है, एक पूरी विश्व शक्ति के रूप में उभरा था, तो वहां पर इसका संविधान भी बनता है। संविधान की जो स्थापना होती है 1889 में होती है। तभी तैयार होना शुरू हुआ, तुरंत की तुरंत लागू हो गया, कम ही टाइम लगा था बनने में भी। 2 सदन थे इसमें, वही उच्च सदन, निम्न सदन,
कुलीन लोगों का होता, रिकाम जनता का था, उच्च वाले को लार्ड कहा गया था, लार्ड सदन कहा गया था। कहा जाता है कि जो एशिया का था, ये पहला लिखित संविधान था। जापान जापान एक ऐसा देश था जिसने पहला लिखित संविधान एशिया में मतलब लिखा था। बाकी पश्चिमी देशों में तो बहुत सारे हो गए थे, पश्चिमी देशों से अनुकरण किया था इन्होंने। निम्न में से किस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव में असहयोग आंदोलन बंद किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन काफी अच्छे से चल रहा था। बारदोली में एक जो घटना हुई थी 1922 में, क्या हुआ था कि 22 कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया था, अंग्रेज कर्मचारियों को थाने में, और जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और इसके बारे में बहुत सारी आलोचना भी हुई थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना आजाद, इन्होंने कहा था कि अगर जो कुछ गलती कन्याकुमारी में हो या हिमालय में हो, उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों मिले। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि जैसे ही कोई भी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं। ऐसा भी कहा गया था कि जैसे युवा का उत्साह बढ़ता है तो उनका दोबारा से जो उनको डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई आप क्या फायदा, फिर यही होना लास्ट में। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इनके बारे में आलोचना होती है। पर गांधी जी ये कहते हैं कि बहुत आसान है तुम लोगों का ये कहना, और एक लोग की, एक एक इंसान की जान बचाने के लिए मैं ऐसे बहुत सारे आंदोलन को स्थगित कर सकता हूँ। ये बारदोली में हुआ था। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो रहेगा 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनको ध्यान से पढ़ना और समझना। मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्वेश्चन को कहाँ कहाँ से पूछा गया है। आपको खुद भी पता, आपने इतना पढ़ा हुआ है कि आपको खुद भी पता है कहाँ से क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी 11 सामंतवाद टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है ये आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हम सारा पढ़ते हैं, इसमें सारी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं। ये आपका जो है 11th की एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम सारे के सारे क्रांतिकारी पढ़ते हैं, और उस उन्हीं क्रांतिकारियों में ये 1912 का षड्यंत्र भी आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला जो आपका, ये बंगाल और अवध पढ़ते हैं, स्पेशल बंगाल को पढ़ा जाता है और अवध को, ये वहां से टॉपिक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री लगा लीजिए। उसके बाद ये वाला जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से है, ये वाला आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये वाला भी मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, और ये आपका हिस्टोग्राफी से है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये आपका इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का ही, मतलब स्टार्टिंग में ही है। और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से है। ये आपका मिस्र की सभ्यता वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है, ये भी आपका रोम की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जिज ए मोहम्मद शाही, मतलब ये मध्य काल के आसपास के ही क्वेश्चन है, मध्य काल का है। और ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का मॉडर्न हिस्ट्री का है, और ये आपका हिस्टोग्राफी का है, ये आपका पेडागोजी का है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चंगेज मंगोल जो हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट है, 11th की एनसीईआरटी में ही है। और ये है 12th 11 12th की एनसीईआरटी से बहुत काफी कवर है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मतलब ये लगा लीजिए आपको कि लास्ट का जो है 1947 से 1964 का इतिहास है, उससे रिलेटेड है। और ये जो आपका है मेसोपोटामिया से है वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये जो ऑस्ट्रिसिज्म वाला है ये यूनान सभ्यता से है। ये आपका मॉडर्न से है, ये आपका वर्ल्ड से है। और ये आपका मॉडर्न से, अभी तक तो यही चल रहे हैं भाई मॉडर्न वर्ल्ड वाले ही। अभी नेक्स्ट आएंगे मध्यकाल और आपके एंशिएंट से। और बस ये है, हम हो चुका है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो 30 क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय।